Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने संचयन जो पुस्तक है आपकी जो संचयन 9th क्लास में, इसमें मैंने आपको मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराया था, पर इसके मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे, है ना। तो मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर PDF बनाकर भेज दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर इसी पुस्तक का नेक्स्ट चैप्टर है हमीद खां। क्या है पाठ का नाम? हमीद खां, 9th क्लास में, ठीक है, हिंदी में है। तो इस चैप्टर की रीडिंग अपन करते हैं। देखिए, हमीद खां। हमीद खां के बारे में देखिए, ये चैप्टर है। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हमीद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हमीद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गया था। अब जो लेखक है अपने बारे में बता रहा है, लेखक हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि थोड़े दिन पहले ही तो तक्षशिला में गया हुआ था और वहाँ पर जो खंडहर हैं उन्हें देखने के लिए मैं गया हुआ था। उसी समय की वो बात करता है और बताता है, एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अब क्या है, जब लेखक पहुंचा तो उसे जैसे हाथ की लकीरें होती है ना अपनी, कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, बहुत सारी हाथ में लकीरें होती हैं, उसी प्रकार से जब वो तक्षशिला पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारी, इतनी सारी गलियाँ हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं, छोटी छोटी वहाँ पर बहुत गलियाँ हैं। उसके बाद उसने देखा कि हर जगह कचरा है, गंदगी है और जो चमड़ा हो रहा है, चमड़ा होता है, उसकी बदबू चारों तरफ फैल रही है। तो बदबू से उसका स्वागत हुआ, उसे ऐसा लगा कि इस बदबू से उसका स्वागत हुआ। और जहाँ देखो वहाँ कद में पठान जो होते हैं, पठान लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? पठान जो कुर्ता और पजामा पहने रहते हैं, ऊपर उनके पगड़ी रहती है। तो उस टाइप के जो पठान होते हैं वो कितने लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो वो पठान उसको जब वो देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कितने लंबे लंबे जो पठान हैं, चारों तरफ उसको वो नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए और अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर
घुस गया। अब क्या हुआ, थोड़ा सा जब वो हार गया कि उसने सोचा कि इस गांव में तो ऐसा कोई होटल भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। तो पास में ही जब वो आगे थोड़ा सा चला तो उसको जो चपाती किसको बोलते हैं, रोटियों को बोलते हैं, तो चपाती होगी, उसको चपाती जब सिकती हैं तो उसकी सौंधी सौंधी सुगंध महक आती है। तो वो चपातियाँ सीख रही थी, उसकी महक को सूंघता हुआ, सुगंध को लेता हुआ वो उस दुकान पर पहुंच गया जहाँ पर चपातियाँ बन रही थी। आगे देखेंगे, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाकर चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलन पर छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। अब क्या हुआ, जो पठान था उसने क्या किया, रोटी बना रहा था नीचे झुककर। जब उसके पास जो ग्राहक था वो आया, लेखक आया, तब उसने क्या किया, रोटियों को छोड़कर उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब लेखक क्या था, लेखक ने मुस्कुराया, लेखक उसको देखकर, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने में कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सलाद है, वहाँ बैठ जाइए। उसने क्या कहा फिर, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपी हुई आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दरिया, बुढ़ा गद्दे, तकिए और कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब क्या हुआ, जो लेखक था वो एक जगह पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया और रुमाल से हवा करने लगा। जब उसने चारों तरफ निगाह घुमाई तो कैसा लगा उसको, उसने सारा नज़ारा देखा तो कैसा था, दीवारें धूल से सनी हुई थी, मट्टी की बनी हुई थी, धूल से सनी हुई थी, नीचे लिपा हुआ था और एक टूटी हुई खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। और हुक्का जो देखा होगा आपने पुराने ज़माने में, ऐसा रखा रहता है और ऐसी लेजम टाइप रहती है, तो वो हुक्का पी रहा था और उसकी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ हो रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोला बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में ही मेरा जन्म हुआ है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बुढ़िया चाय
अगर हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब उसने क्या कहा, उसने पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं। तो उसने बताया मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। मालाबार कहाँ है, उसने पूछा। जो रोटी बना रहा था पठान, उसने पूछा। तो उसने बताया कि मैं मालाबार मद्रास में है और मैं वहाँ से आया हूँ, मैं हिंदू हूँ, उसने कहा। तो उसने पूछा कि आप हिंदू हैं तो इस होटल में क्यों हैं, ये तो मुस्लिम होटल है। तो उसने, जो लेखक है, उसने कहा कि हमारे यहाँ जो चाय है, बढ़िया अगर चाय पीनी है और बढ़िया पुलाव खाना है तो लोग मुसलमानी होटल में ही जाना पसंद करते हैं। आगे देखिए, वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य में एक कोंडुगुल्लर में है, कोंडुगुल्लर नाम के एक स्थान पर है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। उसको ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है, कहीं ऐसा होता है कि मुसलमान और हिंदू साथ में रहें। तो वो बोल रहा था कि मैं चाहता था कि मैं खुद आकर अपनी आंखों से ये सब देखूं। उसने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि काश मैं भी आपके मुल्क में अपनी आंखों से ये सब देख सकूं। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतंकवादियों की औलादें हैं। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यह हमारी क्या है आगे, आतंकवादियों के लड़ना पड़ता है, यह हमारी नीति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा। जो लेखक है उसने पूछा आपका नाम क्या है। उसने कहा हमीद खान। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्बा, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पुश्तो भाषा में कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुकान में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान
से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से अपने में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वे अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब उसने क्या कहा कि जिस प्रकार से आप मोहब्बत से खुश होकर मेरे होटल में आए, उसी प्रकार से हर हिंदू और हर मुसलमान इसी प्रकार से आपस में मोहब्बत करे तो बहुत अच्छा होगा। वो कैसे? धीमे धीमे स्वर में बोलता है। कब बोलता है? जब उसकी लास्ट आखिरी चपाती, आखिरी रोटी बनती है, उस समय वो ऐसा कहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर ये हो गया है। थोड़ा सा और रह गया है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।